Okay. So October, November 2022, paper 2, variant 1. Question 1. You are shown a steel spring. Describe an experimental procedure for obtaining the results needed to plot an extension load graph for the spring. So ATP टाइप क्वेश्चन आ गया पेपर 2 में, बट आपको एक्सटेंशन कैसे ऑब्टेन करनी है और लोड की वैल्यू कहाँ से आएगी और ये डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो ग्राफ कैसे ऑब्टेन होगा ये बताना है। तो आप बता दो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला भी नहीं है, ना ही कोई डायग्राम के यहाँ मार्क्स होंगे, बट एसेंशियली आपको एक जगह से स्प्रिंग को सस्पेंड करना पड़ेगा और स्प्रिंग से आपको मासेस जो है वो हैंग करने पड़ेंगे। स्प्रिंग के साइड पे आपको चाहिए होगा एक मीटर रूल, और हम यूजुअली करते हैं कि यहाँ से एक मार्कर लेते हैं, fiducial marker, something that is pointing outwards and it's stuck to the spring so that parallax error remove हो सके और हम इस मार्कर के थ्रू चेंज इन लेंथ जो है वो मेजर कर लेते हैं। ठीक है, so what do you need to do first? First of all you need to measure the unstretched length of the string। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, measure the unstretched length of the spring using a meter rule। Then you say you suspend it from a stand and add weights लिख लो या mass लिख लो, add masses to it gradually for each value of mass calculate the extension। अब आपको बताना है कि एक्सटेंशन कैसे आएगी। एक्सटेंशन कैसे आती है आप बता दो। x एक्सटेंशन है अगर, तो l जो कि न्यू लेंथ होगी माइनस l नॉट जो कि अनस्ट्रेच लेंथ होगी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योर सिंबल्स ओवर हेयर इन द ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में बता दो किस सिंबल का क्या मतलब है। x फॉर एक्सटेंशन, l फॉर द करंट लेंथ एंड l नॉट फॉर द अनस्ट्रेच लेंथ। उसके बाद बता दो यूज w इक्वल्स mg टू कैलकुलेट लोड्स। ठीक है, आपको जो मास आपने निकाला है, आपने जो मास हैंग किया, आपको मास वर्सेस उसका ग्राफ तो नहीं बनाना ना एक्सटेंशन का, आपको ग्राफ बनाना है लोड यानी फोर्स का। तो W इक्वल्स mg का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, अब आप ग्राफ बना सकते हो। सो दैट्स इट, दैट्स द वैल्यू ऑफ 10। In an experimental procedure, the results for an extension of graph is stretched beyond limit of proportionality. So you should know what limit of proportionality is। वो पॉइंट होता है जिसके बाद स्प्रिंग कि जो एक्सटेंशन लोड ग्राफ होता है वो स्ट्रेट नहीं रहता, मतलब द एक्सटेंशन एंड द लोड आर नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आफ्टर दिस पॉइंट। ऑन योर ग्राफ मार्क एंड लेबल विद पी द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो पहले तो ग्राफ बनाओ सही से। ग्राफ बनाओगे, यहां तक मैं कहता हूँ मेरा ग्राफ स्ट्रेट रहेगा, इसके बाद स्ट्रेट नहीं रहेगा। कैन यू टेल मी कि इसके बाद ये ग्राफ जाना कहाँ चाहिए? नीचे। एक्सटेंशन बढ़ जाती है, यूजुअली यही होता है कि एक्सटेंशन बढ़ जाती है। अब अगर यहाँ पे एक्सटेंशन होती ना और लोड यहाँ होता तो फिर ये ग्राफ इसका ग्रेडियंट डिक्रीज करते हैं, बट अभी हमें ग्रेडियंट इंक्रीज किया है। अच्छा, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क के। लेट मी सी, पॉजिटिव ग्रेडियंट कर्व ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट एट द एंड एंड नेवर बिकम्स वर्टिकल। ठीक है, तो इस लाइन को आपने बिल्कुल वर्टिकल नहीं करना, यूं नहीं करना और यूं तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। ठीक है, और इस बात का मार्क है। तो 1 मार्क, सॉरी 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस, एंड देन व्हेन यू लेबल पॉइंट पी तो आपको ये वाला मार्क भी मिल जाएगा। सो 2 + 1 3 मार्क्स। The limit of proportionality of the spring has a load of 8.5। So कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे लोड की वैल्यू है 8.5 न्यूटन। एक्सटेंशन
is equal to 0.014 when the load is 3.5. अब जरा सवाल को गौर से सुन लें, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में रिलेटेड नहीं है, ये और ये वैल्यू आपस में रिलेटेड है। तो इसका मतलब कह रहे हैं जब लोड है 3.5 तो एक्सटेंशन कितनी है 0.014। ठीक, कैलकुलेट द एक्सटेंशन फॉर 5.5। अब यहाँ पे ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू यूज द ग्राफ, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक ही फॉर्मूला जो आपने अप्लाई करना है। ये आपका जो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल वाले मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली वही है। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट ज़रा आप लोग होल्ड करें। किसी को मस्ती चढ़ रही है और वो स्क्रीन के ऊपर अपनी ड्राइंग करने में लगा हुआ है, क्या सीन है भाई? 1 मिनट रुको। चलो ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है जो स्प्रिंग के लिए यूज करते हैं? F इक्वल्स के एक्स। ये वाली जो वैल्यूज प्रोवाइडेड है, यहाँ से आप स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लो। ये आपका काम जो है वो बेस्ट है। स्प्रिंग कांस्टेंट काम कहाँ तक करेगा? स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू और ये इक्वेशन तब तक काम करेगी जब तक 8.5 से बड़ी वैल्यू आप नहीं डालते इक्वेशन में। तो आपकी 8.5 से बड़ी वैल्यू आपको डालनी भी नहीं है, बस ये याद रखना है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एज सच यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो वैल्यूज है इससे आपका काम हो जाएगा। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज वेयर यू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो पहले मेथड में स्प्रिंग कांस्टेंट ढूंढ रहा हूँ, नोन लोड, के की वैल्यू अननोन और नोन एक्सटेंशन। इससे आ गई के की वैल्यू। के की वैल्यू आई कितनी? 3.5 डिवाइड बाय 0.014, 250 न्यूटन पर मीटर। मेरे पास के की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, F इज इक्वल टू के एक्स दोबारा यूज करूंगा, बट दिस टाइम आई नो द वैल्यू ऑफ के एंड आई नो के एक्स जो है वो मुझे नहीं पता, एक्स मुझे नहीं पता। और क्या पता है? फोर्स की वैल्यू पता है 5.5 है। तो F की जगह 5.5 डाल दिया, K की जगह 250 डाल दिया, सॉरी F की जगह 5.5 डाल दिया, ये F हो गया। X अननोन है, K की वैल्यू डाल दी। अब X निकाल लो, 5.5 डिवाइडेड बाय जो आंसर आया था 0.022 आ गया। यूनिट के बगैर आंसर मत लिखना। एक मेथड ये था। दूसरा मेथड, आपको पता है कि फोर्स और एक्सटेंशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो हम क्या फॉर्मूला उनका बनाते हैं हमेशा? F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू X1 अपॉन X2। इससे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। F1 3.5, F2 5.5, X1 0.014, X2 अननोन। रीअरेंज किया, X2 की वैल्यू आ गई 0.022। ये भी सही है। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनर्जी का क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली। चाइल्ड्स टॉय कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लेक्सिबल ट्रैक एंड अ कार मॉडल। तो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, एक वर्टिकल हाइट दी हुई है 0.45 बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। द चाइल्ड फर्स्ट होल्ड्स द कार स्टेशनरी एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ए पे गाड़ी नजर आ रही है। स्टेशनरी का वर्ड मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लूंगा, विच बेसिकली मीन्स कि स्पीड जीरो है, और स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। कीवर्ड्स हाईलाइट करने की आदत डालो, और कीवर्ड्स आपकी सिर्फ वैल्यूज नहीं होती। वैल्यूज आर नॉट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर समथिंग दैट विल इंडिकेट समथिंग कॉन्सेप्चुअल इन द क्वेश्चन। कोई चीज आपको जो बिल्कुल ऑब्वियस नहीं लिखी हुई, डायरेक्टली नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको उससे इन्फर करनी पड़ेगी, ये होते हैं कीवर्ड्स। तो आप जो है कॉन्स्टेशनरी को आपने हाईलाइट कर लिया पॉइंट ए, ठीक है। और पॉइंट ए की आपको जो है वो इस लेवल से या इस लेवल से वर्टिकल हाइट दी हुई है 0.45, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद वो कह रहे हैं द मास ऑफ द कार इज 0.12 kg। ठीक हो गया। द चाइल्ड देन रिलीजेस द कार विच ट्रेवल्स टुवर्ड्स पॉइंट बी, बोथ एयर रेजिस्टेंस
एंड फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल, इग्नोर कर दिया। जी की वैल्यू हम 10 यूज कर लेते हैं अभी, कोई मसला नहीं, वैसे आपको पता है 9.80 आएगी। अब नेक्स्ट जीपीई का चेंज निकालें एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। जीपीई का चेंज निकालने का आपके पास डायरेक्ट डेटा मौजूद है, मास भी है, जी भी है, एच भी है, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। एम जी एच, गाड़ी का मास केजी में डाला, जी की वैल्यू 10 डाली और एच की वैल्यू 0.45 ले ली और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आंसर आया? 0.54 जूल्स। कैलकुलेट द स्पीड व्हेन इट रीचेस बी। अब स्पीड कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आ जाता है वही कॉन्सेप्ट कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चेंज आएगा। एक चीज इनमें से डिक्रीज हो रही थी और एक चीज इनमें से इंक्रीज हो रही थी। आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब यहाँ पे वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आई स्टिल वांट यू टू नो कि आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, बिकॉज कभी कभार इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होती। क्या लिख रहा हूं मैं? काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू। चेंज इन जीपी तो आप डायरेक्टली निकाल चुके हो, तो आप यहाँ पे लिख दो 0.54। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू हैव द चेंज डायरेक्टली। अब फाइनल वैल्यू की जगह मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख लेता हूँ, वट एवर द स्पीड विल बी, आई वॉन्ट टू फाइंड वी, तो यहाँ से आ जाएगा। लेकिन इनिशियल वैल्यू मुझे पता है कि जीरो है, बिकॉज दे टोल्ड कि गाड़ी जो है वो क्या थी, एट रेस्ट थी पॉइंट ए पे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन इसी तरह का आए। ओके, सो दैट इज व्हाई मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस वंस एंड देन यू कैन कैंसिल इट टू जीरो। बट प्लीज पे अटेंशन, हमेशा जरूरी नहीं इस तरह का आए, ठीक है? हमेशा इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना। तो 1/2 इंटू 0.12 इंटू वी स्क्वायर और 0.54, रीअरेंज किया, सॉल्व किया और आंसर आना चाहिए 3.0 मीटर्स पर सेकेंड। एक दफा डबल चेक कर लेते हैं अभी। यार ठीक है, बिल्कुल। आफ्टर रिलीजिंग इट द चाइल्ड एक्सपेक्ट्स द कार, ओके ये उसकी एक्सपेक्टेशन है, to follow along the route A, B, C, D, E, F, G. In fact, the car does not reach F. So, बच्चा ये कह रहा है कि गाड़ी यहाँ से जाएगी ऐसे, इधर से गोल घूमेगी और फिर चली जाएगी। मसला क्या हुआ गाड़ी के साथ? पॉइंट एफ पे ही नहीं रीच किया गाड़ी ने। पॉइंट एफ पे नहीं रीच किया, पॉइंट जी पे नहीं रीच किया, पॉइंट एफ पे नहीं पहुंची गाड़ी। ओके, पॉइंट एफ पे नहीं पहुंची होगी तो प्रॉब्ली जो है वो आगे यहाँ से कहीं से वापस आ गई होगी। ओके, दैट्स द थिंग। तो अगर एक दफा गाड़ी यहाँ पॉइंट ई तक पहुंच जाती किसी तरह तो एफ पे भी आ जाती, खुद ही सोचो। सो द कार व्हेन इट कम्स डाउन, तो यहाँ पे गाड़ी की जीपी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे गाड़ी फ्लैट चल रही कांस्टेंट स्पीड पे। पॉइंट सी से गाड़ी ने वापस ऊपर जाना शुरू करना है, पॉइंट सी से गाड़ी ने वापस ऊपर जाना शुरू करना है। अब व्हाट हैपेंस नाउ? the GPE will have to increase but the kinetic energy will have to decrease. अब एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन वगैरह तो सब इग्नोर कर दिया, लेकिन गाड़ी ने यहाँ पे जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की थी और जीपी लूज की थी, सेम वही इंटरचेंज यहाँ पे होगा। अब उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गाड़ी को लूज करनी है और उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी गेन करनी है जो पहले की थी, बिकॉज डी इज एट द सेम लेवल एज ए। डी और ए का लेवल सेम है, तो इसका मतलब गाड़ी डी तक पहुंचेगी और उसके बाद वापस आ जाएगी। गाड़ी जो है वो डी से आगे नहीं जा पाएगी। इन्होंने तो एफ बोला है, लेकिन टेक्निकली गाड़ी डी से ही नहीं आगे नहीं जाएगी। सो लेट्स रीड व्हाट दे आर सेइंग। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी व्हाई द कार डज नॉट गो पास्ट डी। ओके, तो बता देते हैं भाई हम। व्हेन राइजिंग फ्रॉम सी टू डी, काइनेटिक एनर्जी decreases to 0 at D as all energy is converted to GP। एक मार्क के लिए दिस इज मोर देन इनफ, और लंबी हम एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Immediately after being released at A,
The car travels from B to C to D. Describe the motion of the car after it reaches D. Can someone tell me कि D के बाद जब D पे गाड़ी जाके रुक जाएगी उसके बाद क्या होगा? D पे गाड़ी, याद रखो कि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन वगैरह सब नेग्लिजिबल है, तो D पे गाड़ी आके रुक गई, अब क्या करेगी गाड़ी? पीछे मूव करेगी, नीचे मूव करेगी और फिर कहाँ तक जाएगी? बी एंड सी के बीच में या बी पे। क्या वापस गाड़ी यहाँ पे नहीं चली जाएगी? देखो एनर्जी तो लूज ही नहीं हो रही ना, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस तो इग्नोर कर दिया, तो गाड़ी को आपने यहाँ से छोड़ा था, गाड़ी यहाँ आएगी, वापस इधर, फिर वापस इधर, तो परपेचुअली गाड़ी इसके बीच में ऑसिलेट करती रहेगी। नाउ प्रैक्टिकली दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज प्रैक्टिकली फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं और वो जीरो नहीं होती एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, तो गाड़ी इवेंचुअली 2-3 दफा आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जाने के बाद कहीं बीच में रुक जाएगी। बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जब उन्होंने कहा कि ये नेग्लिजिबल है, तो हम यही कहेंगे कि वो ए पे जाएगी और वापस ए पे जाती रहेगी, फिर उसके बाद डी पे आती रहेगी और बीच में बस ऑसिलेट करती रहेगी। सो क्या इट विल ट्रेवल बैक टू ए देन बैक टू डी and will continue to repeat this motion. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा बिकॉज फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं होगी। मैनोमीटर का क्वेश्चन आ गया, आई थिंक विल हैव टू। सेकंड आप दिखा देंगे जी पिछला आंसर। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब आप ये देखो कि ये क्वेश्चन जो है ना वो मैनोमीटर का है। मैनोमीटर हैज बीन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस, ऑल्दो रो जी एच वाला ही फॉर्मूला लगना होता है, बट एनीवेज जब एक चीज रिमूव हो गई है तो रिमूव हो गई है, क्या कर सकते हैं। ओके ठीक है, बस अभी हम इस पे नहीं जाते हैं। लेट्स जस्ट डू द क्वेश्चन जो कि अभी रेलेवेंट है। टोटली जो पूरे क्वेश्चन अप्लाई होते हैं वो करते हैं। एक्सरेज आर ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स। नेम ऑफ द स्पेक्ट्रम बता दें, क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम का नाम क्या होता है? स्पेक्ट्रम में और भी फोर्सेस होती हैं, रेडियो, माइक्रो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी? सो वेव की फ्रीक्वेंसी का आप डेफिनेशन बता रहे हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तो इसको बताने के 2-3 जो हैं वो क्या कहते हैं तरीके हैं, बट हम यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, क्योंकि वेव में जो मीडियम है वो ऑसिलेट कर रहा होता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो टर्म है वो स्पेसिफिकली सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा है, उन्होंने ये नहीं बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। अगर वेव का फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसमें फिर ये भी अप्लाई होता है, नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स, या फिर आप ये लिख सकते हो कॉम्प्रेशंस या रेयर फ्रैक्शंस। कॉम्प्रेशन लिखते हो, रेयर फ्रैक्शन लिख सकते हो, क्रेस्ट लिख सकते हो, ट्रफ्स लिख सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ वेव इज इट। पासिंग अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, ये भी लिख सकते हैं। सो यस देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस। इस वक्त सिर्फ फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी तो किसी भी चीज की हो सकती है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट की भी हो सकती है, ऑसिलेटिंग पेंडुलम की भी हो सकती है, एक मास स्प्रिंग से अटैच्ड है वो ऑसिलेट कर रहा है उसकी भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। दे डिडंट से फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, सो जस्ट फ्रीक्वेंसी की जो फिर प्रॉपर एक्चुअल जनरल डेफिनेशन है वो यही वाली है। अच्छा, स्टेट द नेम ऑफ द वेव्स इन द स्पेक्ट्रम दैट हैव द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। सबको सारे याद होने चाहिए, ऑर्डर आपको पूरा याद होना चाहिए। रेडियो वेव्स की सबसे कम, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गैमा रे। एक्सप्लेन हाउ एक्सरेज आर यूज्ड इन हॉस्पिटल टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ ब्रोकन बोन्स। तो आपकी जो इमेज, अगर आपकी फ्रैक्चर आ रहा है तो उसमें
बोन्स का कैसे जो है वो फ्रैक्चर लिया जाएगा। तो भाई स्टोरी ये होती है कि लेट सपोज ये आपकी टांग बना लेते हैं हम। आपकी टांग के अंदर हमने यहाँ पे बना ली हड्डी बना ली, और आपकी हड्डी के अंदर यहाँ पे है फ्रैक्चर। आपके साथ होगा ये कि इस तरफ एक्सरे मशीन रखी जाएगी। यू डोंट नीड टू नो व्हाट इट लुक्स लाइक। एक्सरे की मशीन, एक्सरे ट्यूब बोल दो इसको, वट एवर यू वांट कॉल इट। ठीक है, यहाँ से आप बस बता दो कि एक्सरेज यहाँ से आएंगी। दिस इज वेयर द एक्सरेज आर गोइंग टू कम फ्रॉम। आपको जब वो खड़ा करते हैं एक्सरे के लिए हॉस्पिटल में या लिटाते हैं, तो आपके बैक साइड पे एक फिल्म सी रखते हैं वो, जो वो निकाल के बाद में एक मशीन में डालते हैं प्रिंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे लगाई जाएगी फिल्म, यू कैन कॉल इट फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, व्हाट हैपेंस नाउ, जब एक्सरेज आपकी बॉडी में एंटर होती हैं तो उनके साथ होता ये है, अब इस बात को गौर से सुनना। आपकी बॉडी के अंदर से एक्सरेज जो है वो गुजरती हैं। एक्सरेज हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट योर बॉडी, हाउएवर द प्रॉब्लम इज that their ability to penetrate depends on the density of the medium. So आपकी बोन की डेंसिटी, आपकी जो बोन है उसकी डेंसिटी आपके सॉफ्ट टिश्यू और आपके मसल और आपकी स्किन से डिफरेंट है। नाउ वट एवर द एरिया इज अराउंड द बोन, वो वहां पे जाके डार्क कलर का एक्सरे बना लेगा। अगर आपकी इमेज की बात करें हम, तो वो दिखने में कुछ ऐसी लगेगी। आपकी सारी इमेज तकरीबन ब्लैक हुई हुई होगी, सिर्फ जो बोन वाला एरिया है वो वाइटिश होगा, क्योंकि वहां पे एक्सरेज आएंगी ही नहीं। अब मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम आंसर नीचे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्योंकि आपकी बोन में एक फ्रैक्चर था छोटा सा, तो थोड़ी सी एक्सरेज यहां से पास कर गई और ये शो कर रही हैं कि यहाँ से फ्रैक्चर था, और वो थोड़ा सा जो गैप था वहां से एक्सरे पेनिट्रेट करके यहाँ पे आ गई। अगर ये पूरा वाइट आता तो इसका मतलब कि बोन में कोई मसला नहीं था। सही है, तो इस तरह मेटल के क्रैक्स इंडस्ट्री में और इंडस्ट्रियल यूजेस में भी इसी तरह एक्सरेज को यूज कर लेते हैं। तो अब जल्दी से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सरेज आर पास्ड थ्रू द बॉडी and absorbed by a photographic film. X-rays easily penetrate the rest of the tissue but not the bone, so that area appears white. ठीक है, if there is a fracture, the white part of the image will have a mark. ठीक है, I think that's enough explanation. Explain why X-rays are not used for prenatal scanning. Prenatal का मतलब क्या होता है? जो आपका फीटस होता है प्रेग्नेंट वुमेन के पास, अब वो जो एक्सरेज हैं उनकी डोजेज है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। इवन आप भी हट्टे कट्टे जवान हो, आप भी अगर हर रोज जाके एक्सरे करवाओगे तो आपको भी कुछ ना कुछ इवेंचुअली हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि फीटस तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए उसको आप बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं कर सकते टू एक्सरेज। दैट्स व्हाई यू यूज अल्ट्रासाउंड फॉर इट, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट हार्मफुल एट ऑल। तो जो एक्सरेज हैं वो हार्मफुल हैं उसके लिए, और वो किस तरह से हार्मफुल हैं, क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, हम कह सकते हैं कि उसके सेल्स में म्यूटेशन हो सकती हैं जिसकी वजह से फीटस डिफॉर्म हो सकता है, कैंसर हो सकता है, डिफरेंट मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बस सिंपल लिख देते हैं एक ही बात, सेल
DNA कैन म्यूटेट। ठीक है, बस इतनी सी, कोई जो भी आपने डेंजर्स पढ़े हैं उनमें से कोई भी एक बात लिख दो। ठीक है, चलो। अच्छा जी, द डायग्राम शोज अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ चार्ज्ड एटम। ओके, तो यहाँ पे किस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है? चार्ज्ड के वर्ड को। ठीक है, चार्ज का वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज नॉट अ न्यूट्रल एटम, दिस इज एन आयन। अब आप डिसाइड करो कि ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन। वेल, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज है इस पर। वाई देयर अ पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स तो आपको नजर आ रहे हैं, कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन्स तो 2 हैं। प्रोटॉन्स कितने हैं? यू कांट रियली से, बिकॉज उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि ग्रे वाले प्रोटॉन्स हैं या व्हाइट वाले प्रोटॉन्स हैं, लेकिन उन्होंने चार्ज की वैल्यू दे दी है। अब एटम के चार्ज की वैल्यू आप किस तरह फिगर आउट करते हो? आयन के चार्ज की वैल्यू आप किस तरह फिगर आउट करते हो? आप कहते हो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे आ जाता है आपके पास चार्ज ई के अंदर, राइट? ई के अंदर चार्ज आ जाता है। अब ई के अंदर जो चार्ज आता है उसको आपने कन्वर्ट करना है कूलम्स में। यहाँ पे कूलम्स में कन्वर्ट करके आपको चार्ज दिया हुआ है। पहले ये वैल्यू फिगर आउट करो कि ये कितने ई के बराबर है। सो कैन आई डू 3.2 डिवाइड टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ ई। और ई की वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन दोनों पे ई की वैल्यू एक ही होती है। प्रोटॉन पे बस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वैल्यू सेम होती है। उसकी वैल्यू को ई कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। खैर, इससे आंसर आता है 2E। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर है 2E का। या हम सिंपल लफ्जों में बस यहाँ पे लिख देते हैं कि चार्ज है यहाँ पे +2 का। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि 2 थे, तो जो प्रोटॉन्स हैं वो उससे 2 ज्यादा होने चाहिए। तो वहां पे जाके ये 2 + 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, जिससे पता चला कि आपके पास प्रोटॉन्स 2 ज्यादा हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 आ गए। क्या बात समझ में आई? किस तरह हम आयन का चार्ज फिगर आउट कर रहे हैं? आप केमिस्ट्री वाले तो तकरीबन सारे ही हो, कुछ को छोड़ के। सो एवरीवन नोज कि भाई यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपने बस सब्ट्रैक्ट करना होता है, पता चल जाता है कि कौन से जो है वो पॉजिटिव, कितना ओवरऑल चार्ज है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो प्रोटॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स कर लो, दैट्स इट। ठीक है, हमारे पास +2 वैल्यू आई। +2 वैल्यू भी कैसे आई? क्योंकि हमें ये वैल्यू ऑफ चार्ज दी हुई थी, इसको मैंने ई में कन्वर्ट किया। ई में कन्वर्ट कैसे किया? इसको ई की वैल्यू से डिवाइड किया। ठीक है, हाँ ऐसे कर लेते, लेकिन अब वो मसला नहीं है। आप प्रोटॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन ही कर लेते बेटा, और उसमें क्योंकि मैं यहाँ माइनस साइन लगा रहा हूँ ना, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आंसर यहाँ पे आ जाता। डज दैट मेक सेंस? क्योंकि मैं इसको नेगेटिव रख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस साइन आ जाता। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो मैं इसको वैसे ही माइनस साइन रख रहा हूँ, तो आई डोंट नीड टू डू इलेक्ट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन। ठीक है भाई, राइट डाउन द न्यूक्लियाइड नोटेशन। अच्छा, अब आपको पता चल गया इसका मतलब कि कौन से वाले प्रोटॉन्स हैं और कौन से वाले न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि जो ये जो हॉलो वाले हैं ये फिर इसका मतलब आपके प्रोटॉन्स है, और ये जो यूं करके इन्होंने बनाए हुए हैं ये आपके न्यूट्रॉन्स हैं, और जो ऐसे करके बनाए हुए हैं फिर ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब वो कह रहे हैं न्यूक्लाइड नोटेशन लिख दें। न्यूक्लाइड नोटेशन में आपको सिंबल लिखना होता है। सिंबल उन्होंने आपको BE बेरिलियम का ये बताया हुआ है, तो आप लिखो BE। इसका प्रोटॉन नंबर कितना होगा? जितने प्रोटॉन्स हैं, विच इज 4। एंड इसका मास नंबर या इसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स थे 4, इलेक्ट्रॉन्स थे 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5। 5 न्यूट्रॉन है, तो 4 + 5 कितना हो गया? 9 हो गया। फिगर इट आउट, इजी। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइसोटोप इन फिगर 5.1 कह रहे हैं ये जो आपको न्यूक्लियस दिखाया हुआ है इज ओनली स्टेबल आइसोटोप ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम के और भी आइसोटोप होते हैं लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होंगे तो क्या होंगे? रेडियो एक्टिव होंगे। ये वाला स्टेबल है। तो पहले आइसोटोप का टर्म डिफाइन कर दें। तो आप बताओ, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, ठीक है। एटम लिखने के बजाय न्यूक्लियाई लिख दिया करो, ठीक है। ऑफ द सेम एलिमेंट
with equal number of protons but different number of neutrons. Dirty rati definition. What prevents electrons in an atom from escaping? ओके अभी कभी हमने शायद ये चैप्टर में बात डिस्कस की हो, पता नहीं या ना की हो, बट कितनी कॉमन सेंस बात है। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों नहीं जा रहे? व्हाट्स कीपिंग देम फ्रॉम एस्केपिंग? इतना बेसिक सवाल है। क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रॉन्स जा क्यों नहीं रहे? ऑर्बिट क्यों करी जा रहे हैं न्यूक्लियस को? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और किस तरह की है? अट्रैक्शन या रिपल्जन? ट्रैक्शन। और क्यों है अट्रैक्शन, ये भी बताओ। Due to the nucleus. तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, सो इसलिए अट्रैक्शन है। तो भाई पूरी बात करेंगे आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged and the nucleus is positively charged, so there is electrostatic attraction which keeps the electron from escaping। ठीक है, वो आप सेंटेंस पूरा करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर पूरा हो गया। Okay, what do we have here? An electromagnet that is being used to basically separate objects that are magnetic from a non-magnetic। तो स्क्रैप यार्ड में आप ये यूज करते हो, इसकी आपको शायद मैंने क्लास में पिक्चर दिखाई होगी लास्ट में। It is there in the notes as well। So electromagnet is suspended from a crane, और वो कह रहे हैं कि मेटल बता दें, नेम ऑफ द मेटल जिससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाना चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको केबल से क्या मिल रहा है? करंट। लेकिन ये जो आपका मटेरियल है जिससे सारी चीजें स्टिक कर रही हैं, ये क्या होना चाहिए? कौन सा मटेरियल होना चाहिए भाई? आयरन। आयरन। स्टील क्यों नहीं यूज करते हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए? सर वो हार्ड मैग्नेट है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब वो इजीली डीमैग्नेटाइज भी नहीं होता। जब आप स्विच ऑफ करोगे, इस करंट को यहाँ से गायब करोगे, तो ये सारी चीजें वापस नीचे गिर जानी चाहिए। ऑब्वियसली यू वांट टू ड्रॉप देम एट सम प्लेस इवेंचुअली, तो वो अगर ड्रॉप ही नहीं होंगी चीजें तो क्या फायदा? तो इसलिए स्टील को नहीं यूज करना, क्योंकि स्टील मैग्नेटाइज होने के बाद डीमैग्नेटाइज नहीं होता इजीली, और मैग्नेटाइज भी मुश्किल से होता है। आयरन जो है वो इजीली मैग्नेटाइज होता है, लेकिन जैसे आप करंट स्विच ऑफ करोगे डीमैग्नेटाइज होकर सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी वापस। Electromagnet is powered by a 220 volt DC supply, direct current। Switched on, current is 39 amperes, huge amount of current। Power transferred to the electromagnet, easy terrain equation, VI 220 into 39, that's a lot of power। 8580 unit watts। बड़ा आसान पेपर है, अभी तक इसमें कुछ मुश्किल नहीं आया। डीसी सप्लाई इज अ सेट ऑफ बैटरीज, तो आपकी सप्लाई जो है वो बैटरी से बनी है। बैटरीज पावर द मैग्नेट फॉर 4.5 आवर्स बिफोर दे नीड टू बी रिप्लेस्ड। सो डिस्चार्ज हो जाएंगी ना बैटरीज की चार्जिंग खत्म हो जाएगी। कह रहे कैलकुलेट द चार्ज ड्रिवन, आपने क्यू निकालना है अराउंड द कंप्लीट सर्किट इन दिस टाइम। तो 4.5 आवर्स में ये आपको क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। तो आपसे सवाल ये हो रहा है कि भाई कितना जो है वो चार्ज फ्लो करेगा। करंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। इसको रीअरेंज करो तो आई इंटू टी बन जाता है। आपको पता है कितना करंट पास कर रहा है? 39 एम्पेयर्स। टाइम आपको सेकंड्स में लेना होता है। 4.5 इंटू 3600, ये ब्रैकेट में आपका टाइम है। दैट शुड गिव यू द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन कूलम्स। तो बहुत लंबा आंसर आ रहा है, इसको सारा राउंड ऑफ करके रखेंगे। 63180 कूलम्स। इसको राउंड ऑफ करो अगर तो ये हो जाता है 6320000।
और अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करो तो 6 3 और आगे 4 0। ठीक है, टेक्निकली हर चीज मार्किंग स्कीम में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होती है राउंड ऑफ, क्योंकि सारा डेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया होता है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन आप 3 में भी कर सकते हो, तो 6 3 2 0 0 0। ठीक है, अगर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते तो कितना आया था, 6 3 0 0 0 0। ऑन अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग, सो टेम्परेचर बहुत कम है, द करंट इज ग्रेटर देन 39, यूजुअल वैल्यू से ज्यादा है। व्हाई इज दैट द केस? टेम्परेचर कम होने की वजह से करंट ज्यादा क्यों हुआ? जैसे ऑन किया तो पहले इनिशियली करंट ज्यादा आएगा, और बल्ब में भी ज्यादातर ऐसे होता है, जब अब ये जो फिलामेंट लैंप्स होते हैं ठंडे होते हैं जब, तो एकदम से ऑन करो तो बहुत ठंडे हो तो सर्दियों में फट जाते हैं। फिलामेंट लैंप्स की बात कर रहा हूँ। सो लेस टेम्परेचर होने की वजह से मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेस हो जाता है। ऑब्वियसली दैट्स व्हाई यू हैव मोर करंट। और सीधा सा सवाल है। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। Show the child sitting on a sledge on a snow-covered hill of a constant slope. At time 0, child and the sledge begin to move, which means कि initial velocity 0 होगी. When the child sees a wall ahead, he applies the brakes. Sees the wall, applies the brakes. The child and the sledge continue to travel in a straight line until they come to stop. So brake लगाते ही फौरन नहीं रुक गया. They continue to travel before they come to stop. Until they come to stop before hitting the wall. Okay. So वो नहीं कर रहे hit wall को. ठीक है. अब वो कह रहे हैं जी ये आपका है स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द जर्नी, मीटर्स पर सेकंड और वर्सेस सेकंड्स में। स्पीड टाइम ग्राफ बना दिया। जरा आप देख लें क्या हो रहा है। मूव कर रहा है शुरू में कांस्टेंट स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तकरीबन जहां से ग्राफ आपका कर्व होना शुरू हो रहा है वहां पे ब्रेक लगी है। ब्रेक लगना यहीं से, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पीड गेन कर रहा है, अभी भी स्पीड बढ़ रही है, अभी कोई ब्रेक नहीं लगी। एक्सेलरेशन कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है एज इन ग्रेडियंट कम हो रहा है। सो लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड आंसर दैट। 3 मार्क का क्वेश्चन है, ग्राफ को ही डिस्क्राइब करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। सो ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ द चाइल्ड वेरीज ओवर द होल जर्नी, एक्सप्लेन व्हाई। 0 से 26 सेकेंड्स के बीच में, रिमेंबर 26 सेकेंड्स यहाँ पे है, 26 सेकेंड्स को मार्क कर लेते हैं। यहां तक स्पीड वेरीज इन द वे शोन बाय द ग्राफ। सो ये स्पीड जो है वो इस तरह क्यों वेरी कर रही है, इसको डिस्क्राइब करना है फोर्सेस की मदद से। क्योंकि जब वाई की बात कर रहे हैं तो आपने ग्राफ की शेप डिस्क्राइब नहीं करनी, ग्राफ की शेप हमें नजर आ रही है, वो कहते हैं क्यों है ऐसी शेप ग्राफ की। तो स्पीड के चेंजेस डिस्क्राइब करने के लिए एक्सेलरेशन का टर्म यूज होता है, और एक्सेलरेशन का टर्म डिस्क्राइब करने के लिए फोर्स का टर्म यूज होता है, essentially resultant force. So what you have is the child's weight essentially carrying him forward. अब child का ये weight है, लेकिन उसका एक component इस direction में act कर रहा होता है। component तुम लोग AS में जाके पढ़ोगे, but anyways is the gravity is actually pulling him forward, and then because of air resistance there will be a backward force. तो समझ लो कि along the slope बच्चे के ऊपर एक ये वाली force है और एक ये वाली force है। ये force तो रहती है कांस्टेंट, ये वाली फोर्स जो आर है ये इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? स्पीड के साथ इंक्रीज करती है। एयर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, इंक्रीजेस विद स्पीड। आहिस्ता आहिस्ता आर बढ़ता जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जब ये ज्यादा है और ये बहुत कम है तो रिजल्टेंट फोर्स है लार्ज। आपकी जो एफ नेट है वो है ज्यादा, एफ नेट ज्यादा है तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए से क्या आता है कि अगर ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है, विच मीन्स के ग्राफ का ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा। सो दैट्स द इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ। स्लोप ज्यादा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोप कम हो रहा है, जिसका मतलब क्या चीज कम हो रही है? एक्सेलरेशन कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है। रिजल्टेंट फोर्स क्यों कम हो रही है? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ये सारी एक्सप्लेनेशन है जो हमने देनी है। सो अब आप बताओगे।
as the speed increases, air resistance opposite to motion also increases. So what decreases? Resultant force decreases. This also decreases the acceleration. So we can see the gradient decreasing. इनिशियली बहुत ही थोड़ा सा टाइम है जिसके लिए लाइन स्ट्रेट है, इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल टाइम. इवन अगर आप इस पे भी जूम इन करो तो ये हल्का सा कर्व ही है, यहाँ से ऑब्वियस कर्व है लेकिन ऑलमोस्ट इधर तक ही लग रही है, सिर्फ इतना सा पार्ट स्ट्रेट लग रहा है. ठीक है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज कैसे कर रही है? अच्छा ये भी बता देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को सब. ओके, सो बात ये हो रही थी यहाँ पे कि ये बता दो कि व्हेन एयर रेजिस्टेंस equals the forward force which is not actually weight, वो weight का एक component है, तो आप weight मत लिखना. तो क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो हो जाती है 0 और एक्सेलरेशन हो जाती है 0 और आपकी जो लाइन है वो हो जाती है हॉरिजॉन्टल. ठीक है, पूरी बात और एक्स्ट्रा भी कर दी. अच्छा, अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे 0 होती है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज कैसे होती है? बेटा देखो, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आएगी कैसे? एफ नेट इज फाउंड बाय, ये जो फॉरवर्ड फोर्स है इसको एफ कह लेता हूँ, एफ माइनस आर. लेट सपोज मैं कह लेता हूँ कि एफ की वैल्यू है 100 और आर की वैल्यू है इनिशियली 0. तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 100 माइनस 0, 100 ही आएगा ना रिजल्टेंट. अब सोचो कि एफ तो 100 ही रहेगा, वेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसकी वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन आर की वैल्यू हो गई 20. अब 100 माइनस 20 क्या होगा? 80. रिजल्टेंट डिक्रीज हो गया. अब और स्पीड बढ़ेगी तो आर जो 40 हो जाएगा लेट सपोज. तो 100 माइनस 40, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी? 60. तो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करती जा रही है. बैकवर्ड फोर्स जब बढ़ेगी और दोनों फोर्सेस माइनस होंगी तो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती जाएगी. इवेंचुअली रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी और ये ग्राफ फ्लैट हो जाएगा. ऑलमोस्ट यहाँ जाके ग्राफ फ्लैट हो रहा है, बहुत ही एंड पे जाकर टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो रही है. At 26, the front of the sledge is 35 meters from the wall. Determine the distance between the front of the sledge and the wall when the sledge stops. ये क्वेश्चन डिस्टेंस का ही है. डिस्टेंस के लिए आप एरिया अंडर द ग्राफ ही यूज करते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बात कर क्या रहे हैं. इस वक्त यहाँ पे ये वॉल से कितना दूर है ये आपको बता रहे हैं. सो लेट सपोज 26 सेकेंड्स पे इधर था मेरा बच्चा. ठीक है, तो राइट नाउ ही इज हाउ फार अवे फ्रॉम द वॉल? 35 meters. When does he stop? He stops at 30 seconds. 30 seconds पे जाके रुक गया. Let's suppose he stops at 30 seconds. T is equals to 30 पे जब टाइम 30 seconds हो रहा है तो ये रुक गया. अब यहां से लेके यहां तक इस दौरान जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, इस दौरान जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस d, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, आपसे ये नहीं मांगा. आपसे उन्होंने क्या मांगा है कि वॉल से वो कितना दूर रह जाएगा. आप ये बताओ, आप ये बताओ. लेकिन ये वाला डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? 26 से लेके 30 सेकेंड्स तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो तो आप एरिया अंडर द ग्राफ से निकालते हो, तो वो आपका आ जाएगा 26 से 30 से के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है उससे आ जाएगा.
तो पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं. ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. बेटा if you are using area under the graph technique which is what you are going to use, तो प्लीज मेंशन कि मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकाल रहा हूँ. इससे फायदा होता है लंबे क्वेश्चन में. कभी कभार सिर्फ इन बातों को लिखने का अगर आप कोई कैलकुलेशन की गलती कर दो तो इसके मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि कभी कभार लिखा होता है मार्किंग स्कीम में स्टूडेंट अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ. सो व्हेन यू डू दैट, तो इवन हमने अलजेब्रिक फॉर्म में भी लिखा हुआ हो तो उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपकी वैल्यूज गलत भी हो. लेट्स सपोज आप ग्राफ से रीडिंग में कोई गलती कर देते हो, तो हाफ इनटू इस ट्राइंगल की हाइट क्या बन रही है? इस ट्राइंगल की हाइट बन रही है ये वाली स्पीड की वैल्यू. ये वैल्यू क्या है स्पीड की? ये आ जाएगा 13, 14. नहीं यार, ये क्या वैल्यू है यार? हाउ मेनी बॉक्सेस आर दीस? 20 बॉक्सेस और 4 का डिफरेंस है. 4 डिवाइडेड बाय 20 करूंगा मैं, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉक्स. स्मॉलेस्ट बॉक्स की वैल्यू 0.2 है. तो ये नहीं 20 नहीं है, 10 बॉक्सेस हैं यार. स्मॉलेस्ट बॉक्स की वैल्यू 0.4 है. 12.4, 12.8, 13.2, 13.6, 14, 14.4, 14.8, 15.2. ये 15.2 है. हाउ डिड आई डू दिस अगेन? अगर आप कंफ्यूज हो, विच इज़ लाइकली कि आप कंफ्यूज हो जाए इस तरह के स्केल में, तो भाई तरीका ये होता है कि आप देखते हो कि अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉक्सेस कितने हैं? 10. लेकिन गैप कितना है? 4 का है. 16 और 12 के बीच में 4 का गैप है. तो 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, ईच स्मॉल बॉक्स गिव्स अ वैल्यू ऑफ 0.4. अब आप यहाँ से 0.4 प्लस करना शुरू कर दो, यहाँ तक पहुँच जाओगे तो पता लग जाएगा क्या वैल्यू है. एनीवेज, तो यहाँ पे आएगा 15.2 और टाइम था 4 सेकेंड्स. 26 से लेके 30 तक 4 की विड्थ हो गई. तो आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रहा है वो आ रहा है 30.4 मीटर्स. अब जो डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल है वो जाहिर सी बात है 35 में से माइनस करके आ जाएगा, बिकॉज इनिशियली ही वाज 35 मीटर्स फ्रॉम द वॉल. तो 35 में से 30.4 माइनस किया, दैट गिव्स मी 4.6. तो ही इज 4.6 meters away from the wall. At 26, the child and the sledge begin to decelerate. Obviously, we can see that speed decrease हो रही है. Determine the deceleration. कैसे determine करते हैं? लिखो यहाँ पे. ग्रेडियंट निकालने की कोशिश करूंगा मैं, या फॉर्मूला लिख दो v माइनस यू अपॉन टी, एक ही बात है, मीन्स द सेम थिंग. तो यू जस्ट पिक द वैल्यूज फ्रॉम द ग्राफ. वैल्यूज हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं. 0 है फाइनल, इनिशियल है 15.2, नीचे टाइम डिफरेंस 30 माइनस 26 है. नेगेटिव में आंसर आएगा बिकॉज डिसेलरेशन है. लेकिन उन्होंने सिर्फ साइज मांगा है, तो आप उल्टी कैलकुलेशन भी करते हैं. 15 माइनस 0, 15.2 माइनस 0 भी कर लेते तो आपका पॉजिटिव आंसर आता. और तो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का वो तरीका गलत समझा जाएगा, लेकिन आप उनको सिर्फ साइज में इंटरेस्ट है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. स्टिल इट शुड बी y2 माइनस y1, नॉट y1 माइनस y2. सो 15.2 डिवाइड बाय 4 हुआ और आ गया 3.8 यूनिट. नहीं छोड़ना. ओके, द मास of the child is 46. The mass of the sledge is 9. तो total mass हो गया कितना? 55. Calculate the resultant force on the child and the sledge as they decelerate. F equals ma. ये है टोटल मास 55 दोनों का मिला के, और डिसेलरेशन की वैल्यू 3.8 है. 209 न्यूटन. एनर्जी ट्रांसफर स्टेट करें that is taking place. No need to explain anything, just state the energy transfer that is taking place as the child and the sledge decelerate. तो इस दौरान जब ये रुक रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर को एक्सप्लेन करें. बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. सो बच्चा ऊपर से नीचे जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन साथ साथ ब्रेक लग रही है. टेल मी क्या एनर्जी चेंज होगा? पहले तो एक ऑब्वियस वाली बात, नीचे जा रहा है तो कौन सी एनर्जी डिक्रीज कर रही है?
आप कहोगे कि जीपीई डिक्रीज कर रही है, लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि बस ये काइनेटिक में ही कन्वर्ट हो रही है? नहीं, लूज भी हो रही है। क्योंकि काइनेटिक तो उल्टा कम हो रही है, काइनेटिक तो बढ़ ही नहीं रही। तो इवन दो अगर जीपीई काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है तो फौरन फौरन ही साथ में किस चीज में कन्वर्ट हो रही है? थर्मल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट? सो एसेंशियली आपने बताना है कि जीपीई और काइनेटिक, हमारी जो जीपीई और काइनेटिक है वो दोनों, क्योंकि ये भी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है और नीचे आ रहा है तो जीपीई भी डिक्रीज हो रही है, बोथ ऑफ देम आर कन्वर्टिंग इनटू थर्मल। आपने बताना है जीपीई एंड केई, डोंट फॉरगेट केई, वरना फिर एक मार्क ही मिलना है, टू thermal. At 26, the brake is first applied. Child jerks forward on the sledge. आप गाड़ी में बैठे होते हो, सुकून से, सीट बेल्ट नहीं लगाई होती, एकदम से अगर ब्रेक लगती है तो आप आगे जर्क फॉरवर्ड करते हो। एक्सप्लेन व्हाई, क्या रीजन होती है? ड्यू टू, क्या टर्म होता है वहां पे यूज? इनर्शिया। inertia. इनर्शिया, लेकिन आप साथ में आप मास भी लिख दो तो एक ही बात है। इनर्शिया का वर्ड टेक्निकली आपके सिलेबस में नहीं, तो आप मास का वर्ड यूज कर लो, बट आपने इसको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास या इनर्शिया। मास क्या करता है? रेजिस्ट करता है। क्या रेजिस्ट करता है? चेंज। चेंज रेजिस्ट करता है, चाहे आप स्लो डाउन हो रहे हो चाहे स्पीड हो रहे हो, चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करता है। आपकी स्पीड में, आपकी डायरेक्शन में इंक्रीज, आपकी स्पीड में इंक्रीज आए, आपकी स्पीड में डिक्रीज आए, आपकी डायरेक्शन में चेंज आए, कोई भी ऐसी चीज आप करोगे, जितनी हैवी वो चीज होगी उसको चेंज करवाना उतना ही मुश्किल होगा, मतलब उतनी ही बड़ी रिजल्टेंट फोर्स लगानी पड़ेगी। तो योर बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन मोशन एंड देयरफॉर आपकी बॉडी में तो कोई ब्रेक नहीं लगा हुआ, तो वो एट फर्स्ट आगे जाती है। बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास लेंस, तो लेंस की साइड दिखाई हुई है आपको। बीम इज परपेंडिकुलर टू द लेंस, द डैश लाइंस इंडिकेट, डैश लाइंस एट P indicate the position of the lens, center of the lens is C, ओके। तो ये लेंस का सेंटर है, इसका मतलब है कि कुछ यूं करके हमारा लेंस बना हुआ होगा। अगर ये कन्वर्जिंग है, उन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि कौन सा लेंस है, उन्होंने कहा डाइवर्जिंग लेंस है, उन्होंने कहा भाई डाइवर्जिंग लेंस है, आ जाओ। इंडिकेट द शेप ऑफ द लेंस बाय ड्राइंग द आउटलाइन अराउंड द डैश लाइन P। तो अगर P मेरे सेंटर वाले एक्सेस है लेंस का, तो लेंस की शेप कैसी बनेगी? यूं शेप बनती है। यह आपका डाइवर्जिंग लेंस बन गया, आउटलाइन बन गई। ड्रॉ द पाथ टेकन बाय ईच रे आफ्टर इट पासेस थ्रू द लेंस। क्या दिखाया हुआ आप लोगों को पाथ के बारे में? सेंटर वाली रे तो बेटा एज इट इज जाएगी, इसके बारे में तो आप कुछ भी नहीं करोगे, दिस जस्ट गो स्ट्रेट थ्रू। तो ये तो सबसे इजी है, प्रॉब्ली विल गेट जस्ट 1 मार्क्स जस्ट बाय डूइंग दिस। अब बाकियों का सीन क्या होता है? बाकियों का सीन ये होता है कि ये डाइवर्ज करती हैं यूं और यूं, लेकिन डाइवर्ज जब करती हैं तो इस तरह डाइवर्ज करती हैं कि इफ यू ब्रिंग देम बैक, लाइक इफ यू ट्रेस देम बैक, दे विल एक्चुअली मीट एट अ कॉमन पॉइंट, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जिसको उन्होंने मार्क नहीं करके दिया हुआ। तो आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी उन्हें डाइवर्ज कर दो, बट बराबर डाइवर्ज करो दोनों को। तो इसको भी यूं डाइवर्ज करो और इसको भी यूं डाइवर्ज करो, बट ऐसे डाइवर्ज करो कि दोनों सेम पॉइंट से ऐसे लग रहा हो कि आ रही है। सो लेट सपोज वो मैं पॉइंट, एक मिनट रुको, इनको अगर मैं स्केल से सीधा ट्रेस बैक करता हूँ, मैं स्केल से तो नहीं कर रहा, लेकिन चलो एज स्ट्रेट एज पॉसिबल रखने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज यहाँ से तो नहीं आ सका, मतलब थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और डाइवर्ट कर सकते हैं यूँ। चलो एक कॉमन पॉइंट पे मैंने इनको करवा दिया, ठीक है, तो सही है, अंदाजे से बना है। अगर आप स्केल रखोगे यूँ, आप अपना ऐसे एक पॉइंट चूज कर लो अपनी मर्जी का कोई सा भी अलॉन्ग दिस लाइन, वहाँ पे अपना स्केल रखो ऐसे करके, यहाँ से लाइन बनाओ, इतना वाला पार्ट डॉटेड रखो, उसके बाद वहां से ये वाली लाइन भी बनाओ, इतना वाला पार्ट डॉटेड रखो, एंड दैट्स इट। ठीक है, बस मार्किंग स्कीम में बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है।
वर्टिकल बायोकंकेव लेंस ऑन द राइट, मिडल रे कंटिन्यूज, टू रेज डाइवर्ज। बस उन्होंने बोला 2 रेज डाइवर्ज कर रही हूँ, एक्यूरेसी भी नहीं चेक कर रहे हो आपकी, तो आप बस रैंडम डाइवर्जेंस भी कर दो, काम चल जाएगा। डाइवर्जिंग लेंसेज आर यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइट। शॉर्ट साइट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट साइट का शॉर्ट मतलब, लेंस देख सकता है। शॉर्ट लेंस आप सॉरी, देख शॉर्ट सकते हो, डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आती है वो आपके रेटिना पे नहीं मिलती, तो आपको चीज़ें ब्लर नजर आती हैं। अब वो कह रहे हैं इन अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ अ शॉर्ट साइटेड आई है, लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सो फार अवे ऑब्जेक्ट से आ रही जिसमें मसला होगा, कंटिन्यू द 3 रेज अंटिल दे रीच द बैक ऑफ द आई, सो दे रीच द रेटिना। अब इनको आप पहली वाली रे जो है उसके साथ तो आप अगेन कुछ नहीं करोगे। अच्छा, ये कौन सा लेंस लगा हुआ है आपकी आंखों में? नेचुरली आपकी आंखों में कौन सा लेंस लगा हुआ है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? पहली वाली रे तो सीधी जा रही है, ये रे कौन सा लेंस लगा हुआ है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? आपकी आंखों के अंदर ये लेंस की शेप से ही पता लग रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है। अब होता क्या है आपकी शॉर्ट साइट के अंदर, शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर होता क्या है, ये जो रेज मीट कर जाती हैं वो पीछे जाके मतलब मीट नहीं करेंगी या जल्दी मीट कर जाएंगी। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द शॉर्ट साइटेड आई? क्या ये रेज जल्दी मिल जाएंगी या मीट नहीं करेंगे और पीछे जाके मिलेंगी? जल्दी मिल जाएंगी। सही कह रहा हूँ ना? अच्छा, मुझे 1 मिनट के लिए भूल रहा है, मैं डबल चेक करूंगा ताकि आप लोगों को गलत ना बताऊं मैं। तो लाइट का चैप्टर ओपन कर लेते हैं जल्दी से, और फौरन से जाते हैं आईज वाले डायग्राम के ऊपर। शॉर्ट साइटेड, नियर साइटेड, ये रहा जी, पहले जल्दी मिला देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको जल्दी मिला दें। सर वो जो बीच वाली रे है वो हम मिटाएंगे पेपर में? क्या करेंगे? मिटाएंगे क्यों? 1 मिनट रुको बेटा, ये कंप्लीट कर लो फिर बताता हूँ कैसे बनाओगे आप। इसको यहाँ तक कंटिन्यू करो ना। 1 मिनट रुको, लेट मी फिक्स दिस। यहाँ जाके हिट करेगी, ये तीनों यहाँ पे मिलके, और ये यहाँ जाके हिट करेगी, तीनों बेसिकली डिफरेंट पॉइंट को जाके हिट कर रही हैं। तो रेटिना पे क्योंकि फोकस नहीं हो रही, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी तो फोकस इमेज बनती। तो जाहिर सी बात है, रेज एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, रेज एक दूसरे में मिलके खत्म थोड़ी हो जाती हैं, लाइट रेज जस्ट क्रॉस ईच अदर। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीडेड टू डू। यहाँ पे आप किस पॉइंट से रिफ्रैक्ट करोगे, या बाद में करोगे, या बीच में से करोगे? वैसे तो टेक्निकली बीच में से कर दो, टेक्निकली तो यहाँ से भी होती है फिर यहाँ से भी होती है, थोड़ी सी बेंड इधर होती है फिर इधर जाके बेंड होती है, बट आप सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहे हो तो ये जस्ट बस सिंपली जस्ट बेंड देम, दैट्स इट। स्टेट how the image of a distant object detected by the normal eye differs from the image of a short sighted eye। तो क्या होगा, नॉर्मल आई वाली इमेज जो है वो कैसी होगी? नॉर्मल वाली इमेज फोकस्ड होगी या शार्प होगी? और जो शॉर्ट साइटेड वाली आई, शॉर्ट साइटेड वाली बंदे को जो आंखें नजर आएंगी उसको वो इमेज ब्लर नजर आएगी। क्या बच्चों वाला पेपर है, अभी तक कोई मुश्किल टेढ़ा मेढ़ा सवाल नजर नहीं आया। अच्छा, हाउ अ डाइवर्जिंग लेंस करेक्ट्स द साइट। तो भाई आप क्या करते हो, यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हो, आपने डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। वो करता क्या है कि इन रेस को पहले आने से पहले थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है। अब जब वो यहाँ से थोड़ी सी डाइवर्ज हो के आपके पास जाएंगी, तो दे विल एक्चुअली मीट एट द रेटिना एंड दे विल प्रोड्यूस अ करेक्ट इमेज। अब इसको डायग्राम के साथ बताना ज़्यादा आसान है, लेकिन हम लिख देते हैं, इट डाइवर्जेस द पैरेलल रेज। पैरेलल रेज आ रही है ना लाइट आंखों पे, तो उनको रेज को थोड़ा सा पहले डाइवर्ज कर देता है बिफोर दे रीच द आई। और उससे फायदा क्या होगा? सो आफ्टर सो आफ्टर पासिंग द लेंस, आपकी आंखों के लेंस की बात हो रही है, दे ऑल मीट एट द रेटिना।
ठीक। फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज 4। डाइवर्जिंग लेंस का क्वेश्चन आया, चलो अब थोड़ा सा फंसेंगे सारे। डाइवर्जिंग लेंस का क्वेश्चन आया, 4 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट की हाइट 3.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट बना के दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस है, वो भी आप डायग्राम में देख सकते हो। 6 बॉक्सेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 3.5 की हाइट का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इट्स अ फुल स्केल डायग्राम, फुल स्केल डायग्राम है। लाइन L represents the lens, O is the object, and these 5 boxes are represented as 1 centimeter. This is represented as 1 centimeter. क्या करना है? By drawing on figure, find the position of the image. Position of image I ढूंढनी है. Draw the image I and label it I. Obviously 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको रेज पहले बनानी है। तो भाई रेज जो है वो डाइवर्जिंग लेंस में से कैसे बनती हैं, अब इस बात को समझना है। डाइवर्जिंग लेंस की इमेज जो हमने पढ़ी है वो एक ही केस पढ़ा है, और उसके अंदर इमेजेस जो हैं वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल होती है तो साथ साथ अपराइट भी होती है, और इमेज जो होती है वो छोटे साइज की होती है। मतलब पहले ही क्वेश्चन करने से पहले ही अगर एक जनरली अंदाजा होगा कि इमेज तुम्हारी यहाँ कहीं बनेगी, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले तो वो रे बनाओ जो बहुत आसान तरीन सबको आती है, और वो है बीच में से पास करने वाली। इसको एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल बनाते हैं। तकरीबन यहाँ से आएगी और कहाँ से पास करेगी? यहाँ से पास करेगी। ये हो गई आपकी पहली रे। दूसरी रे आपकी कैसे पास करेगी? दूसरी रे के बारे में आपको मैंने अभी बताया था। यहाँ पे इधर एक बात बताई थी कि जो ये ऐसे रे जाती है ना सीधी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो डाइवर्जिंग लाइन से ऊपर की तरफ जाती है। बट इफ यू ट्रेस इट बैक where it should cut the principal axis, it should cut the principal axis at point F. So that is what you need to do. You need minimum 2 rays, right? You need minimum 2 rays to complete the diagram, and that's all we will do. ये जब यहाँ तक पहुंच गया, अब इस रे का आपको पता है कि आप इसने जाना कहाँ है, जनरल डायरेक्शन आपको पता है इधर जानी है, लेकिन आप जनरल डायरेक्शन ये वाली पहले नहीं बनाओगे। आप जब ये डायग्राम बना लोगे, आपको पता है कि इसने वापस आके एक ऐसे पॉइंट को कट करना है जो कि पॉइंट F होगा। तो उससे पहले क्या बनाना है? पॉइंट F बना लेना लाजमी है, जो कि उन्होंने बता दिया कि फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो लेंस से 1 2 3 4 यहां पे पॉइंट F को मार्क कर लो। ये हो गया मेरा पॉइंट F मार्क। ये पॉइंट F मार्क हो गया। अब पॉइंट F जब मार्क हो गया तो मुझे पता है कि इस रे को मैंने इतना डाइवर्ज करना है कि ये इससे स्ट्रेट लाइन में मीट कर सके। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू ड्रॉ, एक मिनट, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द रे लाइक दिस। यहाँ से स्केल से लेते हुए जाऊंगा और इसको ऐसे सीधा कंटिन्यू कर दूंगा। वो ग्राफ के बाहर थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ जस्ट फॉर यू, द एग्जामिनर डजंट नीड टू सी इट। सो एक्चुअल पाथ ऑफ द रे क्या है? ये और ये। और दूसरी वाली जो रे थी उसका एक्चुअल पाथ क्या था? ये और ये। रियल रेस तो वो है जिनमें मैंने एरोज बनाए। जो ये वाली रे है जो लेंस के लेफ्ट साइड पे मैंने ट्रेस बैक किया है, इसको हम एज अ डॉटेड लाइन या एज अ डैश्ड लाइन शो करेंगे। तो इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा? ओह सॉरी, इसको हम एज अ डैश लाइन शो करेंगे। तो हम यहाँ पे बीच बीच में से थोड़ा सा इसमें से रबड़ से आप मिटा देना, या आप बनाना ही डैश लाइन। हो गया? तो अब ये जो रे है, दिस इज द वर्चुअल पार्ट ऑफ द रे विच डजंट रियली एग्जिस्ट। ये है रे की एक्चुअल पाथ, ये यूं गई है, और ये है इस वाली रे का एक्चुअल पाथ। लेकिन अब ये जो पॉइंट है ना, ये है आपकी इमेज का हेड। तो आपकी इमेज यहाँ बनेगी। अच्छा, इमेज भी आप बेशक डॉटेड लाइन के फॉर्म में बना दो, क्योंकि एक वर्चुअल इमेज है। ऑल्दो उसके बारे में आपसे वैसे ही खुद ही पूछ लेंगे, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलो लेट्स जस्ट लेबल दिस आई। किस चीज़ को लेबल करना था? इमेज के हेड को लेबल करना था? नहीं, बस इमेज को आपने लेबल करना था आई। तो इसको लेबल कर देते हैं आई, एंड दैट्स द डायग्राम। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे?
आगे वाले पार्ट को मेंशन करेंगे, वेदर इज रियल और वर्चुअल। भाई सेम साइड पे बनी है, सेम साइड पे जब भी लेंस की रे बनती है तो हम बोलेंगे वर्चुअल है। और फिर वर्चुअल की डेफिनेशन भी यहाँ पे आप रिपीट करो, वर्चुअल की डेफिनेशन लिखो। लॉजिक आपको पता है कि सेम साइड पे तो वर्चुअल, लेकिन आंसर में आप वर्चुअल की डेफिनेशन लिखो। रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, they only seem to be coming from this point, right? They don't actually come from this point. रे तो यहां से आ रही हैं दोनों, और यहाँ पे एक्चुअली तो रे मीट नहीं कर रही है, एक्चुअल तो रेज जो है वो तो डाइवर्ज होकर एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, बट दे ओनली सीम टू द पर्सन हु इज viewing this from this side, to the person who is viewing this from the right hand side, to him it seems that the light is originating from this point, so he sees an image as a upright and diminished image. So rays do not actually come from head of eye. तो इमेज वहां पे रेज मीट ही नहीं कर रही जहां पे, या रेज वहां पे मिल नहीं रही या वहां से आ नहीं रही जहां पे हमें डायग्राम से लग रहा है। ऑन द ग्रिड, ग्राफ के ऊपर आपने क्या करना है, राइट ई पोजीशन फ्रॉम सर वेयर। आप एक सेकंड बस पीछे चले जाएंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। जी जी जी, एक मिनट रुकना। तो वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी जगह बता दें ग्राफ के ऊपर जहां से एक बंदा जो है, एक आंख बना दें जहां से बंदा जो है वो इस इमेज को देख सके, राइट। तो आपने राइट साइड पे बस जो है वो कोई आंख उसकी बना देनी, अब जहां मर्जी बनाओ, इतनी बड़ी आंख बना दो। आपने आंख तो बनानी नहीं, आपने ई लिखना है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो, एनीवेयर, जस्ट यू नो कि यू कैन ओनली सी अ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द अदर साइड, जस्ट मार्क दिस पॉइंट ई फॉर एग्जांपल, दैट्स इट। ठीक है जी। डिटरमिन द लीनियर मैग्निफिकेशन, दिस इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज का साइज क्या आया है, ऑब्जेक्ट का तो उन्होंने दिया हुआ है, इमेज का साइज आया है 1 सेंटीमीटर और ये है 1.4 सेंटीमीटर, ये 1.4 बन रहा है जी, ठीक। और ये 3.5 है, तो 1.4 ओवर 3.5, हर बच्चे का थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, 0.1 0.2 का फर्क हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। सो लीनियर मैग्निफिकेशन वो कह रहे हैं कि आपको मैं रेंज बताता हूँ मार्किंग स्कीम में क्या दी हुई है। हमारा आंसर आ रहा है 0.4, विच इज़ राइट इन द मिडल ऑफ द रेंज, तो इसका मतलब बहुत परफेक्ट आंसर है। उन्होंने कहा था 0.3 से 0.5 के बीच में होनी चाहिए, विच मीन्स कि बिल्कुल जो एक्चुअल आंसर है वो 0.4 होगा, एक्यूरेट आंसर, तो बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन अच्छी खासी रेंज है, सब बिग रेंज, सो 0.1 0.2 भी आप थोड़ा आगे पीछे कर दो तो हो जाएगा काम। ओके जी, नाउ वी हैव अ पावर सप्लाई, an electric circuit which has an EMF of 12, two ways in which the EMF of the battery differs from that of an AC. So बैटरी का जो EMF है वो AC से कैसे डिफर करता है, बैटरी का DC होता है, ठीक है। तो आपने DC उसका नाम नहीं बताना, DC और AC के एक्चुअल डिफरेंसेस बताने, ठीक है। बैटरी का जो EMF होता है is never negative, या लिख दो always positive, या always in the same direction, always has the same polarity, that's the best term, ठीक है। बट लिख दो सिंपल लफ्जों में भी बात लिख दो कि उनको समझ में आ जाएगी तो वो मान लेंगे। नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और डज नॉट चेंज पोलैरिटी, डज नॉट चेंज डायरेक्शन। पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स की पोजीशन। पोल अगर ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए तो हम कहते हैं पोलैरिटी चेंज हो गई। ओके, दैट्स व्हाट पोलैरिटी मीन्स। अच्छा, उसके बाद बात हो रही है कि जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होती है उसके अंदर वैल्यू भी चेंज होती है, यूं 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 वेरी करता है, उसकी वैल्यू वेरी करती है, इसके अंदर वैल्यू भी वेरी नहीं करती। द मैग्नीट्यूड या वैल्यू, द साइज ऑफ ईएमएफ इन अ बैटरी इज कांस्टेंट, जबकि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में कंटिन्यूसली वेरी करता है। यही दो बात है। इंक्लूड्स 3 रेजिस्टर्स। वाओ, तो आज इन्होंने आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का चैप्टर और डीसी सर्किट का चैप्टर दोनों मिक्स कर दिए, दोनों आपके फेवरेट चैप्टर उन्होंने मिला दिए।
यहाँ पे आप फोर्स निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, उन्होंने यहाँ पे डीसी सर्किट भी बना दिया अच्छा सा। वेरी गुड। अच्छा, तो पहला शुरू का सारा पेपर आसान था, आखिरी दो क्वेश्चन फिर भी थोड़े मजेदार हैं। लेट्स सी। 3 रेजिस्टर्स हैं, 2 ओपन स्विचेस हैं, ओपन स्विचेस हैं अभी S1 और S2, अभी दोनों ओपन है, राइट। YZ is a straight horizontal section connecting a wire between two magnets. So you know what will happen to YZ wire when the current passes through it. S1 is now closed. S1 को हम बंद कर देते हैं। S2 अभी भी ओपन है, याद रखो। कैलकुलेट द करंट इन YZ। जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि भाई करंट ने जाना कहाँ से। सो पाथ करंट का ये क्या 30 ओम में से जाएगा करंट, हाँ या ना? क्या 30 ओम में से जाएगा करंट? नहीं, या फिर जाएगा? बता दो यार। नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा और ये वापस सर्किट कंप्लीट होगा। तो असेंशियली क्या है कि ये और ये कैसे कनेक्ट हुए हैं, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। सीरीज। तो आप पहले निकालोगे कंबाइंड resistance which is 20 plus 28, then you calculate I which is V over R 12 upon कितना आ रहा है 48 0.25 करंट का यूनिट एम्पेयर्स। Explain why YZ experiences a force. Why it experiences a force? Because there is a current in wire. Current produces a wire's magnetic field और wire की magnetic field magnets की magnetic field के साथ interact करती है। अच्छा, अभी डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं पूछ रहे, इसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी आप लोग अपने नोट्स में से देख सकते हो। आप लोगों के ही नोट्स खोलूंगा, कोई और नहीं खोल रहा चीज। तो कहाँ है ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भाई? किधर है किधर है किधर है किधर है? जो बाद में अभी लिखने लगा हूँ उसको विजुअलाइज कर लेते हैं। कहाँ गई? राइट। So this is the magnet's magnetic field, just the magnet's magnetic field, right? Not to south, not to south, not to south series. And this is a wire's cross section, and this blue lines are the magnetic field produced by the current. So this is the magnetic field produced by the permanent magnets, and this is the magnetic field produced by the current. Now when I bring this wire, देखो इस वायर को उठा के यहां ले आऊं तो ये एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाती हैं। नीचे ये होता है, नीचे से ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वायर की जा रही है इधर, जबकि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर। तो दे कैंसिल इच अदर आउट। एट द बॉटम द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर। ऊपर देखो तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है और मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड यूं ही जा रही है। सो दे एड अप एंड ऑन टॉप द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए ओवरऑल वायर पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है। अब इसको हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड करके समझाना नहीं, हमने क्या बोलना है, द टू मैग्नेटिक फील्ड्स, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर which is produced by the current and the magnetic field of the permanent magnets interact and they exert a force on each other. This is a repetitive answer and it's written right in your notes exactly like what I'm saying. बिल्कुल इसी तरह। क्या? current in YZ creates a magnetic field. This magnetic field interacts with permanent magnet's magnetic field. Permanent magnetic field of magnets. So there is a force on the wire. Tick the box which describes the direction of the force on YZ. करंट की डायरेक्शन बताओ पहले, करंट की डायरेक्शन बताओ YZ में। Y से Z जा रहा है करंट, Y से Z जा रहा है करंट या Z से Y? Z से Y। यूं 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 Z से Y। तो करंट जा रहा है Z से Y।
Z से Y करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? नॉर्थ से साउथ। कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट। नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होता बेटा, हम ना करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं हम। कन्वेंशनल करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट्स ओनली द इलेक्ट्रॉन फ्लो, अगर वो आपसे बोलें कि बता दो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाना, वरना हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, अब बेटा ये बताओ कि यहाँ पे फोर्स कैसे आएगी? आप लोगों ने करना क्या है? लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है ना। फेवरेट काम है आप लोगों का। आपकी इंडेक्स फिंगर जाएगी नॉर्थ से साउथ, ब्लू लाइंस को फॉलो करेगी इंडेक्स फिंगर। फिर आपकी मिडिल फिंगर आपने घुमा के कर देनी है दूसरी तरफ, आपके सामने जो दीवार है उसकी तरफ कर दोगे, मतलब Y से Z की तरफ आपकी मिडिल फिंगर जाएगी। सो आपकी इंडेक्स फिंगर जा रही होगी N से S और आपकी मिडिल फिंगर जा रही होगी Z से Y। आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? अब करो और बताओ ये बच्चों, क्या सर हुआ? नीचे। नीचे। गुड। तो आपकी जो फोर्स आएगी वो डाउनवर्ड आएगी। वो आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड पॉइंट करेगा तो फोर्स डाउनवर्ड आएगी। तो जी 6 पॉसिबल डायरेक्शन होती हैं करंट की। याद है मैं क्लास में बताते हुए बोला था करंट की 6 पॉसिबल डायरेक्शंस होती हैं। और मैं बता 6 में से आप कितनी एलिमिनेट कर सकते हैं? 4 आप राइट आउट ऑफ द बॉक्स एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द लेफ्ट हैंड रूल, यू कैन स्टिल एलिमिनेट 4 आंसर्स फ्रॉम इट, और फिर भी आप तुक्का मारोगे तो 50-50 होगा, सही आ जाए आंसर। अब वो जो 4 आंसर है वो कौन से आप एलिमिनेट कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, सो द फोर्स कैन नॉट बी टू द राइट और टू द लेफ्ट। जिस डायरेक्शन में ये ब्लू लाइंस जा रही हैं उस डायरेक्शन में ना आपकी फोर्स हो सकती है और ना ही उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो सकती है। सो राइट आउट ऑफ द बैट यू कांट से टूवर्ड्स एन एंड टूवर्ड्स एस, मतलब लेफ्ट और राइट निकल गया। उसके बाद करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? वाई से जेड। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में भी फोर्स नहीं लग सकती और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स नहीं लग सकती। तो इसका मतलब टूवर्ड्स वाई और टूवर्ड्स जेड भी फौरन ही कट गया। ये भी नहीं आंसर दे सकते और ये भी नहीं आंसर दे सकते। अब तुक्का भी मारोगे तो दो में से एक तो सही होगा। लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई, चलो कोशिश की और फंस गए, नहीं समझ में आ रहा, तो आप अल्लाह का नाम लेके अगर टिक लगाओगे तो 50-50 तो चांस है आपके पास। ठीक है, तो 50% प्रोबेबिलिटी है फिर भी सही आंसर आने की। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल यार इतनी प्रैक्टिस करवाई थी, आई थिंक 10 एग्जाम्पल्स अभी भी तुम लोगों के नोट्स में दिखा सकता हूँ। 10 एग्जाम्पल्स करवाई थी, 1 2 3 4 5 6, अच्छा चलो 6 करवाई थी। और फिर इसकी करवाई थी 10 करवाई थी, पूरी 10 एग्जाम्पल्स के साथ आपको हो जानी चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, सो गो थ्रू द नोट्स एंड प्रैक्टिस दिस अगेन। अच्छा, तो भाई डाउनवर्ड्स आंसर है आपका। बात सारी ये होती है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द करंट एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो इट कैन नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लू लाइन्स एंड इट कैन नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द रेड लाइन। इट हैज टू बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ऑप्शन ही दो बचते हैं। चलो जल्दी से खत्म करें, बस अब आखिरी क्वेश्चन पे है ना, इसके बाद और तो कुछ नहीं है। यस, चलो एक्सप्लेन हाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिटरमिन्ड। अच्छा अब अपनी कहानी आप पूरी बता दो यूजिंग, पूरा नाम लिखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थंब इज दिस, इंडेक्स फिंगर इज दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और उसके बाद मेरी ये वाली फिंगर इस तरफ पॉइंट कर रही थी, ये वाली फिंगर इस तरफ पॉइंट कर रही थी, और इसलिए मेरा जो थंब है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा था। ओके हो जाएगा। तो आपने करंट की डायरेक्शन बतानी है, साथ में उसको मैच कर देना है अपनी मिडिल फिंगर से, और आपने अपने इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन बतानी है और उसको आपने मेंशन कर देना है कि नॉर्थ टू साउथ जा रही थी। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ मेरी जाती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, या आप बताओगे पहले, उसके बाद बताओगे मेरा करंट जा रहा था वाई टू जेड था, जेड टू वाई था, जेड टू वाई। ठीक है, सो थम पॉइंट्स down and that is my answer. Switch S2 is now closed. Okay जी, अब आपका सवाल TC सर्किट रिलेटेड आ गया। Now also closed, मतलब दोनों को क्लोज कर दिए। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल दें जी भाई। Now these two are in parallel and together these two combined are in series with 28। तो पहले आप इन दोनों का निकालते हो 30 और 20 का।
30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20 प्रोडक्ट अपॉन सम, या फिर 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 का इनवर्स। सो 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 का इनवर्स, यह है पैरेलल का, और ये सीरीज में है 28 के साथ, तो यू शुड गेट द कंबाइंड। क्या आ रहा है जवाब? बहुत वियर्ड सा आंसर आ रहा है। एक मिनट, मैंने गलती कर दी ना, मैंने इन्वर्स नहीं किया। सर 40 आ रहा है। जी, मैं अपने कैलकुलेटर को लेके बस फंस ही गया था। अच्छा जी, थैंक यू। 40 ohms। व्हाट हैपेंस, अच्छा असल में ये आ रहा था आपका 12 और ये 28, तो इसलिए टोटल 40 आ रहा था। खैर, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स on YZ as S2 is closed। फोर्स की वैल्यू को क्या होगा? फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है करंट पे, तो पहले आप बताओ कि साइज ऑफ द करंट को क्या होगा। फर्स्ट थिंक अबाउट साइज ऑफ द करंट को क्या होगा। नाउ दिस इज ऑब्वियसली योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्किट विल कम इन हैंडी। तो साइज ऑफ द करंट को क्या होगा? पहले क्या रेजिस्टेंस था? टोटल करंट पास कर रहा है वाई में से, टोटल करंट है ये। टोटल करंट डिपेंड्स ऑन टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट वाज द टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट? इट वाज 48, रिमेंबर, यहां से निकाला था, तो करंट आया था इतना। अब टोटल रेजिस्टेंस है 40, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब करंट बढ़ जाएगा। तो टोटल करंट इंक्रीजेस। अब यू माइट थिंक सर एक रेजिस्टर और कनेक्ट कर दिया तो ये रेजिस्टेंस कम कैसे हुआ? भाई पैरेलल में लगाया, और पैरेलल में लगाने से आपको पता है कि रेजिस्टेंस गिरता है, बढ़ता नहीं है। तो करंट जब इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली फोर्स also increases। बस current in the 20 ohm resistor I20 is I20, current in the 30 ohm resistor I30, वैल्यू नहीं बता रहे वो, state the ratio for I20 upon I30। गुड, I20 upon I30 की वैल्यू बता दें। आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है मैंने, I1 अपॉन I2। जब पैरेलल में सर्किट्स लगे हुए होते हैं तो क्या लिखते हैं? R1 अपॉन R2 या R2 अपॉन R1? बताओ 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 बताओ, क्या किया था R2 हमने? upon R1। R2 अपॉन R1 उल्टा होता है, पैरेलल में लगे हुए ना ये दोनों। तो जो इनके रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल इनके करंट के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। सो व्हाट आई कैन से इज आई कैन रिप्लेस दिस विद द वैल्यूज ऑफ करंट लाइक दिस। मैं कह सकता हूँ I20 अपॉन I30 इज एक्चुअली, यहाँ पे 30 ohms यहाँ आ जाएगा और 20 ohms यहाँ पे आ जाएगा। 3/2। डोंट गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन, नेवर एवर गिव योर आंसर एज अ डेसिमल विच इज 1.5। 1.5 देना है आंसर, ठीक है? डोंट गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन, 3/2 मत लिखना। दैट्स इट, हो गया पेपर, लगा शुक्र। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।